हेलो बच्चों, वेलकम टू सनशाइन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, इससे पहले के वीडियो के पार्ट में पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ तक कि ये केपलर्स के 3 लॉ थे, वो हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ये। अगर हम लोग देखें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसके हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सेम फोर्स के साथ अट्रैक्टिव रहेगा। मतलब मैं बताता हूँ आप क्या है इसका मतलब। जैसे all the above consideration including Kepler's led न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। मतलब न्यूटन ने क्या किया था कि केपलर के लॉ को कंसिडर करते हुए उन्होंने क्या किया था, अपना एक फॉर्मूला बनाया था और एक थ्योरी बनाया था। क्या था वो थ्योरी? यही था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वही थ्योरी यही था। तो क्या बनाया था उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every object in the universe attracts every other object with a definite force। मतलब क्या बताया था उन्होंने कि जितने भी एग्जिस्ट करते हैं कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो क्या करते हैं, सेम फोर्स के साथ सेम डिस्टेंस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब क्या है यहाँ पे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि ये एक मास है m1 और एक मास है m2। इनका जो मास होगा उस मास को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जैसे कि m1 एक मिनट m1 इंटू m2। ये m1 इंटू m2 क्या होगा कि इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब देखो यहाँ पे लिखा गया है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब मास का प्रोडक्ट होगा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दैम। मतलब ये आया m1 इंटू m2 आया, मतलब मतलब उनके मास का प्रोडक्ट अपॉन में होगा किसके, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये फोर्स क्या हो गया, देख तो यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या हो गया m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया वो। और फोर्स के यहाँ पे देख सकते हो आप, फोर्स जो है वो उनके बीच के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिखाता हूँ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा साइन होता है उसका, सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये उन्होंने एक थ्योरी बनाया था, उस बेसिस से उन्होंने बताया था। अब देख सकते आगे क्या दिया गया हम लोग को, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। एक फिर से इंट्रोडक्शन दिया हम लोग को उन्हें, वो साइंटिस्ट के बारे में, जोहान्स केपलर जो है। तो ये क्या दिया है यहाँ पे, जोहान्स केपलर वॉज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ये जो साइंटिस्ट है वो कौन थे, एक महान एस्ट्रोनॉमर थे, जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेल्पर टू अ फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्रहे इन प्रेग्यू इन 1600। मतलब 1600 में उन्होंने क्या किया था, जो केपलर थे वो फेमस एस्ट्रोनॉमर था टाइको ब्रही, उनके पास क्या करते थे, एक उसके असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्रेही इन 1601 केपलर वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस। मतलब ये पहले उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। बाद में क्या हुआ, बाद में वो जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर थे टाइको ब्रेही, वो मर गए। उनके मरने के बाद क्या हुआ कि इनको उनका प्लेस दे दिया गया, जो केपलर है अपने साइंटिस्ट। केपलर यूज्ड द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन मेड बाय ब्रेही टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसके बाद क्या किया, ये जब भी
जो टाइको ब्रेही थे वो जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये उनके साथ ही रहते, क्योंकि ये उनके असिस्टेंट थे। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन देखते थे। ऑब्जर्वेशन देखने के बाद जब वो मर गए तो ये क्या किया, उनको जगह दे दिया गया केपलर को। जगह देने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जो उनके ऑब्जर्वेशन से उनका यूज़ करके प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन करना शुरू कर दिया। ही रोट सेवरल बुक्स, इन्होंने क्या किया, कुछ बुक्स भी लिखे। हिज वर्क वॉज लेटर यूज बाय न्यूटन इन पोस्टुलेटिंग हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाद में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था कि जो न्यूटन थे उन्होंने इनका ही लॉ को यूज़ करके मैथमेटिकली प्रूफ किया था उनके थ्योरी को। तो इनके थ्योरी का यूज़ किया गया था वहाँ पे। फिगर 1.5 shows two objects with the mass m1 and m2 kept at a distance d from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था उनका लॉ, वही यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो हम लोग को बताया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, या फिर आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो दिया गया ये वाला, इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 m2 मतलब इनके दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन डी स्क्वायर मतलब उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और एफ ना फोर्स है। हियर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ चलो समझ में तो आ गया कि m1 m2 क्या है, इनके मास का प्रोडक्ट है, डी स्क्वायर क्या है, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है, एफ अपना हमारा फोर्स हो गया। तो ये जी क्या है, जी यहाँ पे दिया गया है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है किसका, ग्रेविटेशनल लॉ का। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को माना जाता है। द अबव लॉ मीन्स दैट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब ये लॉ के हिसाब से क्या कहता है ये लॉ कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट का, इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल करते हो तो फोर्स बिटवीन दैम टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल्स, मतलब उनके बीच का फोर्स भी जो होगा वो भी डबल हो जाएगा क्योंकि वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर उनके बीच का डिस्टेंस भी डबल कर दें हम लोग, द फोर्स डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो उनका जो फोर्स उनके बीच लगता है वो डिक्रीज होने लगेगा बाय 4, क्योंकि जो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये जो डिस्टेंस है वो फोर्स के 1 में है, मतलब 1/d स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एफ होगा। मतलब क्या है, ये फोर्स जो है वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो m1 m2 है वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब m1 m2 बढ़ेगा तब फोर्स बढ़ेगा। लेकिन जब डी स्क्वायर मतलब उनके बीच के डिस्टेंस का हम लोग स्क्वायर करते जाएंगे तो ये फोर्स घटता जाएगा क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़ द टू बॉडीज़ आर स्पेरिकल, मतलब अगर वो दोनों बॉडी राउंड शेप में है, स्पेरिकल है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर वो सर्कल टाइप का है कोई बॉडी, मान लो ये एक सर्कल बॉडी है और ये एक सर्कल बॉडी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस वो किसको ज्वाइन करेगा, इनके बीच के सेंटर को ज्वाइन करेगा ना, वो ये सेंटर को इसको ज्वाइन करते जाएगा वो। आगे क्या बोल रहा है, बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी डी, उसको डी मानेंगे हम लोग, जो उनके बीच का सेंटर का जो दूरी है उसको। इन केस व्हेन द बॉडीज आर नॉट स्पेरिकल, अगर वो बॉडी स्पेरिकल नहीं है, हैव रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ मास एंड डी इज टेकन टू बी डिस्टेंस बिटवीन दैम टू सेंटर्स ऑफ मास। वही बोला है, अगर उसका सर्कल नहीं है, कोई और शेप है, कोई राउंडेड शेप नहीं है, कोई और शेप का है, तो फिर भी उसको सेंटर को जोड़ने वाला डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग डी बताएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 it can be seen that the value of g is gravitational force acting between two unit masses kept at a unit distance away from each other। मतलब बोल रहा है यहाँ पे g जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मासेस के बीच में लगने वाला। Thus in SI unit the value of g is equal to the gravitational force between the mass of 1 kg kept
1 मीटर अपार्ट। मतलब क्या बोल रहा है, 10 G इन ऐसा यूनिट, अगर 10 मतलब ऐसा यूनिट में अगर हम देखें तो जी की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है 1 किलोग्राम जो मास का ऑब्जेक्ट है और वो 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, दोनों उसके बराबर होगी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ एन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड, मतलब क्या बोल रहा है, और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द मास, मतलब मास जो है उनका, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो ये इसका मास होगा कुछ ना कुछ, तो इसको मास होगा ही, ठीक है। तो मास होगा, तो बोल रहा है इस मास का जो सेंटर होगा, सेंटर यहाँ कुछ होगा, तो मास द सेंटर ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। मतलब ये जो मास का जो पूरा मास है उसका जो सेंटर होगा, मास पूरा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो क्या होगा, वो या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा ऑब्जेक्ट के, विच टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, 1 मिनट, ये एक ऑब्जेक्ट है, अरे यार, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि इसका कुछ मास होगा और ये मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो यहाँ बताया गया है, या तो वो आउटसाइड होगा कहीं पे, या तो वो इनसाइड होगा, और वो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि उस बॉडी का पूरा मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ से पूरा मास उसका यहाँ पे यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हम लोग को यहाँ पे बता रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। मतलब बोल रहा है कि एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ होगा, वो भी किसमें, ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज इट्स सेंट्रॉइड। यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड बोलेंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब उन्होंने यहाँ पे पूछ रहा है कि जो न्यूटन थे न्यूटन ने क्या किया था कि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने इन्वर्स क्यों लिया था, इन्वर्स डिस्टेंस लॉ क्यों यूज़ किया था उन्होंने। ही वॉज हेल्प बाय केपलर थर्ड लॉ इन हिज ओन शोन बिलो। मतलब उन्होंने जो यूज़ किया था उसमें क्या हुआ था, केपलर का थर्ड लॉ का यूज़ हुआ था। अब वो ये वाला है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको ये समझाता हूँ अभी क्या है ये, क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पता ही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो आप इसको, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हो। मतलब क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्पेरिकल राउंड शेप का उसका पाथ है, उसमें वो क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कंसिस्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए उसमें, तभी वो ऐसा घूम पाएगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मैंने बताया। इफ़ m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर वो m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v इज इट्स स्पीड एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इट कैन बी शोन दैट इज फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मतलब
मान लीजिए एम क्या है, उसका मास है। एम को हम लोगों ने क्या माना, उस ऑब्जेक्ट का मास मान लिया। और वी क्या है, वी उनके बीच का, वी क्या है, वेलोसिटी, हम लोग स्पीड मान सकते हैं वी को। वी स्पीड हो गया उनके। और उसके बाद आर क्या है, आर है रेडियस, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया ये। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, mv² अपॉन आर, ये उसका फॉर्मूला आएगा। अब क्या दिया है, इफ़ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर कोई प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट टुवर्ड्स द सन, मतलब तब उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सन की तरफ उसको क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। मस्ट बी हैव एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर, उसमें भी क्या होना चाहिए, एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर होना चाहिए। वेयर एम इज़ द मास ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मास होगा, वी इज़ इट्स स्पीड एंड आर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब यहाँ पे मान सकते हो आप कि एक सन है और ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, और यहाँ पे वो प्लैनेट है, तो प्लैनेट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। और रिवॉल्व कर रहा है तो इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट होगा उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स इनके बीच में है तो क्या होगा, वो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर से। इस टाइम में क्या होगा कि एम जो होगा वो प्लैनेट का क्या होगा, मास होगा, और वी होगा, स्पीड होगा उस प्लैनेट का, और आर क्या होगा, डिस्टेंस होगा उस सन से हमारे उस प्लैनेट की तरफ। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, क्या होगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उस प्लैनेट ने एक रिवॉल्यूशन में, पैरामीटर ऑफ द ऑर्बिट 2πr, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, हम लोग को पता है 2πr क्या होता है। 2πr मतलब होता है 2 इंटू पाई, मतलब क्या होता है 2π, पाई मतलब क्या होता है, पाई मतलब होता है या तो आप 22/7 ले सकते हो या तो 3.14 ले सकते हो। तो यहाँ पे 2πr होता है, 2πr मतलब क्या होता है, रेडियस। तो अगर एक सर्कल है तो हम लोग को 2πr निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना। तो 2πr से हम लोग को निकालना पड़ेगा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम। मतलब ये बता रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला दिया गया है, v का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। क्या है वो डिस्टेंस ट्रैवल, बताया मैंने आपको, डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा। सर्कुलर पाथ में तो क्या होता है कि 2πr होता है, 2πr हो गया। अब 2πr कितने समय में उसने ट्राई किया, वो हो गया टाइम। तो क्या हो गया फॉर्मूला यहाँ पे, 2πr अपॉन टी। अब आगे उसका यूज़ होने वाला है, क्या यूज़ होने वाला, हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर, वो फार्मूला में यूज़ करेंगे हम लोग। फॉर्मूला देखो कैसे यूज़ किया गया है, वहाँ पे यह फॉर्मूला लिखा गया, एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर इज इक्वल टू एम को वैसे रखा। अब वी का फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा, यहाँ पे ये वी का फॉर्मूला है, वी का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने यहाँ पे। तो वी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे mv² अपॉन आर है, मतलब m है, और v² मतलब यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला दिया 2πr अपॉन टी, उसको लगा दिया वहाँ पे, तो हो गया m 2πr अपॉन टी का स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आर पहले से था mv² अपॉन आर में। अब क्या वो फार्मूला क्या बन गया, 2πr का, अब 2πr अपॉन टी का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, πr हो जाएगा पाई का स्क्वायर अपॉन आर अपॉन टी। अब क्या क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया r² से, तो यहाँ पे क्या आ गया 4m π² अपॉन r² इज इक्वल टू r³/t² हो गया। अब अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ क्या बता रहा था हम लोग को, t²/r³, r³ क्या होता है, कांस्टेंट k होता है। तो क्या हो गया फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे,
T² / R³ यहाँ पे दिया हम लोग को, ये वाला देखो यहाँ पे नीचे दिया है, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने K लिख दिया। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़े थे 4m πr² होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पे हो गया, फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। दस न्यूटन कंक्लूड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स, न्यूटन ने क्या लास्ट में कंक्लूजन निकाला, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है विच इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, वो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या दिया यहाँ पे कि मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, वही ऊपर वाला फॉर्मूला उन्होंने देखा था m1 m2/r² d² वाला। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विथ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हैंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरीके से उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ किया। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर दैन अदर फोर्सेज इन नेचर बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड इट्स फ्यूचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बाकी फोर्सों से बहुत वीक होता है, लेकिन फिर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उन ऑब्जेक्ट्स का फ्यूचर डिसाइड करता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स। ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, जो प्लैनेट्स का ह्यूज मास होता है, बहुत बड़ा मास होता है उनका, बहुत ज़्यादा, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स, अदर स्टार्स होते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं उनके मास की वजह से, क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अब आगे का पार्ट, आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन क्या क्या होता है।